पेटीएम के भी नतीजे है, पेटीएम के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए और वहां पर प्रॉफिट में जो है गिरावट देखने को मिली, और 21 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में जहां पर 928 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में वो सिर्फ 21 करोड़ ही रह गया। रेवेन्यू में थोड़ी बढ़त देखने को मिली, करीब 24% की यहाँ पर, और लेकिन लॉस बहुत बड़ा हुआ सर। 928 करोड़ से सीधा इस क्वार्टर में 21 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी लॉस, प्रॉफिट कर रहे हैं ये। अब पेटीएम को लेकर के अब यहाँ से क्या व्यू है सर, क्योंकि आज के दिन पर देखें तो तेजी है 4 साढ़े 4% की, और पूरे मंथ में देखें तो भी 8% का यहाँ पर जो है अपसाइड ही देखने को मिल रहा है। यहाँ से किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए? देखिए, ट्रेंड तो स्ट्रांग है। हम्म। और ये जो हमें पिछले 3 दिनों से करेक्शन मिल रहा था, तो आज वो जो करेक्शन है वो नलीफाई हो चुका है। तो हम्म। 1340 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब जो लंबे निवेशक हैं जिनको और होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस वो ट्रेड कर सकते हैं 1260 तक। हम्म। और मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। 1420 1450 की भी लेवल्स हमें पेटीएम में देखने को मिलेंगे। बट ये यहाँ पर ऐसा कोई मोमेंटम आने वाले समय में नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं है। बट एक ग्रेजुअल अपसाइड मूव हमें 1400 से लेकर 1420 तक देखने को मिलेगा, जब तक पेटीएम के जो प्राइजेस हैं वो हम्म। 1260 के ऊपर सस्टेन होते हैं। ठीक है। अगला जो काउंटर है सर वो इंडिगो का है, और इंडिगो के भी जो है रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस हुए और लॉस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा। पिछले साल जहाँ पर 986 करोड़ का जो था लॉस था, इस साल इसी क्वार्टर में क्वार्टर 2 में बढ़ करके करीब 2580 करोड़ का यहाँ पर हो गया है। रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखा, करीब 9.3% से, और 18,555 करोड़ का रेवेन्यू जो है इनका रहा। इंटरग्लोब एविएशन में आज के दिन पर 2-2.5% का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है, 5,765 पर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से क्या करना चाहिए सर, शॉर्ट टर्म अगर किसी को ट्रेड लेना है? देखो, ट्रेड लेने के लिए तो ऐसे कुछ फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं इस स्टॉक में। हम्म। हाँ, एक ब्रॉडर रेंज में स्टॉक काफी लंबे समय से ट्रेड कर रहा है। हम्म। अपर साइड का रेजिस्टेंस 5950 का है। लोअर हम्म। साइड का रेंज 5500 के आसपास का है। हम्म। सो जिनको बाय करना है, जो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। हम्म। 5950 के ऊपर ब्रेकआउट आने का एक्सपेक्टेशन है। वहां से स्टॉक निकलेगा तो हमें 400 to 500 पॉइंट और देखने को मिल सकता है। वहीं पे निचले स्तर पर 5500 का सपोर्ट है। सो अगर 5500 का सपोर्ट टूटता है तो वहां से फिर हमें करेक्शन 5340 तक लेवल तक देखने को मिल सकता है, जहां पर उसके 200 ईएमए लेवल्स हैं। सो हम्म। फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 5950 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर वहां से बाय करना चाहिए तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, तो इंडिगो में अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, अभी कंफर्टिंग लेवल्स नहीं है, वहां तक जब आता है वहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इंडिगो के अंदर। आज के दिन पर अच्छी जो है तेजी है। सर पीएसयू बैंक्स की बात करते हैं। पीएसयू बैंक्स के जो रिजल्ट्स आए ना इस क्वार्टर में, बहुत ही अच्छे, मतलब प्राइवेट सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो बीट किया है वहां पे इन्होंने, पीएसयू बैंक्स ने। और क्वार्टर 2 में करीब 50,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट रहा पीएसयू बैंक्स का। और टोटल ओवरऑल जो ये 12 बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पर एक हम लीडिंग प्लेयर मान सकते हैं इसे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और भी जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, पीएनबी की हम बात कर लें, सबके रिजल्ट्स अनाउंस हुए, अच्छा रहा, मतलब इस बार का नतीजा जो है क्वार्टर 2 का। अब यहाँ से क्वार्टर 3 की तरफ जब हम मूव करते हैं, अब कंजम्पशन का भी एक पूरा जो है बढ़त देखने को मिल रही है कंजम्पशन में भी, और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा जो है अपने हाथ ढीले कर दिए हैं कि ठीक है, लोगों के पास पैसा जाना चाहिए। और अब प्राइवेट केपेक्स की भी बात होनी जो है शुरू हो गई कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनीज हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा केपेक्स जो है में इन्वेस्ट करेंगी, और ज्यादा से ज्यादा जो है नौकरियां भी बढ़ने की इससे उम्मीद होती है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर अब क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 के लिए आप कैसे देख रहे हैं कि ओवरऑल ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है, और इसमें कहाँ पर क्या पसंद आ रहा है आपको सर? कौन से, अगर हम कोई स्टॉक स्पेसिफिक जानना चाहें तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ दी स्टॉक में निफ्टी पीएसयू में अच्छा खासा रनअप आ चुका है। हम्म। अभी अगर हमें स्टॉक्स अगर देखने हो तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम्म। कई सारे स्टॉक में वो अभी अपने अपर लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट कई सारे स्टॉक दिखा चुके हैं। तो अभी फिलहाल हमें वेट करना पड़ा, जिनके पास पहले से है वो तो उनमें बने रह एसबीआई में सकते अभी हैं। सर और हाईज नहीं लगेंगे क्या? ऑल टाइम हाई तो लग गया, अब आगे का क्या है?
ऑलरेडी देखिए एसबीआई अपने अनचार्टेड टेरिटरी पे ट्रेड कर रहा है, जिनके पास पहले से हैं अपने हम्म। स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा सकते हैं। 930 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, और अभी भी लगता है कि यहाँ से हमें 995 1000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर एक बार एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज हम्म। एक हल्का सा माइनर बेरिश कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी भी जो हायर टॉप हायर बॉटम का जो स्ट्रक्चर है वो रिमेन इंटेक्ट है एसबीआई में। तो मुझे लगता है कि 930 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड रखना चाहिए। और एक बार 1000 990 995 1000 के पास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो सो फ्रेश ओवरऑल बाइंग जो के मौके सर सेंटीमेंट है, कहीं नहीं है, मतलब पीएसयू बैंक्स में फ्रेश बाइंग अभी कहीं पर भी नहीं की जा सकती है? जी हाँ, अभी कहीं पर भी फ्रेश बाइंग के मौके नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज से मेरे ख्याल से अगर अगर आप ये आप 15-20 डेज पहले पूछते तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनते हुए देखे थे। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो रिस्क है वो, अगर अभी फिलहाल करेक्शन आता है तो फिर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो हम्म। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जहां से फेवरेबल दिखता है वहां पे अगर हम एंट्री लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अ, हम्म। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि ये जो वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी या हम कहें ट्रेड देखने को मिला है कई सारे पीएसयू बैंक्स में। सो अभी मुझे लगता है कि इंतजार इंतजार करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए कहूंगा कि जो अगर वो फिबोनाची टूल्स का यूज करते हैं, तो अगर इस रिट्रेसमेंट पे मिलते हैं 23.6 या 61.8 38.2, तो वहां पर अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो वहां पर अगर एंट्री लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा पीएसयू बैंक। चलिए, तो पीएसयू बैंक्स के लिए भी अभी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ऊपर के जो लेवल्स हैं अभी थोड़ा सा वहां पर कंफर्ट नहीं बन रहा है। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर सारे ही जो पीएसयू बैंक्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत होगी। इंटरग्लोब एविएशन की बात हमने कर ही ली है। सब ब्रिटानिया के भी नतीजे हैं, और इसकी वजह से एफएमसीजी पर बहुत ज्यादा आज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में 23% का जंप, करीब 654 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा पिछले साल। 531 करोड़ का था। रेवेन्यू में भी 3 साढ़े 3% का यहाँ पर जंप देखने को मिला। और कंजम्पशन की भी बात हो रही है, जिसकी वजह से एफएमसीजी एक बहुत ऐसा सेक्टर हो जाता है जिस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। और जीएसटी कट भी आ चुके हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है सर ब्रिटानिया में। ऐसे में अब यहाँ से रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए। रिजल्ट्स में भी अच्छा है, प्रॉफिट में 23% का जो जंप है वो भी अच्छा है। और यहाँ से स्टॉक में अब क्या करना चाहिए? देखिए अभी भी इसको अवॉइड ही करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, हाँ। वहां से हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो ठीक एक है। लॉन्ग बेरिश कैंडल इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। अभी मुझे लगता है कि ये हल्का सा डिप लेता हुआ दिखाई देगा 5900 के आसपास। तो हम्म। 100 पॉइंट के नीचे आता है, वहां से अगर ये कोई टर्न अराउंड दिखाता है तो फिर वहां से बाइंग करने की सलाह हो सकती है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भले ही पॉजिटिव साइड का है, बट इंट्राडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर को ऐसी खास अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम्म। चलिए, तो फंडामेंटली तो अभी ब्रिटानिया के रिजल्ट्स अच्छे आए, और जो भी न्यूज फ्लो है वो भी अच्छा है। सारे फैक्टर्स भी अभी तो उनके फेवर में ही काम कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली जो लोग ट्रेड करते हैं, आपके हिसाब से अभी टेक्निकल बेसिस पर एंटर नहीं कर सकते ब्रिटानिया में, भी आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगला जो काउंटर है सर वो इंडियन होटल्स का है, और यहाँ पर भी आज ये लूजर्स की कैटेगरी में शामिल है। प्रॉफिट में 48% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, और करीब 284 करोड़ का प्रॉफिट रहा। पिछले साल इसी टाइम पर 554 करोड़ का जो था प्रॉफिट था। रेवेन्यू बढ़ा करीब 11% से, और आज के दिन पर ये टॉप लूजर्स की कैटेगरी में जो है शामिल है। क्या करना चाहिए सर इसमें? जी, मोस्ट ऑफ दी होटल इंडस्ट्री में ही हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, वो चाहे शैले होटल हो या इंडियन होटल हो। हम्म। इंडियन होटल में भी करेक्शन ये जो है अब बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हम्म। अब जो सपोर्ट है वो 705 के पास ही है। 705 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो वहां से 680 675 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो जिनको सेलिंग करना है मुझे लगता है 705 के नीचे कर सकते हैं, और हम्म। वहां से 680 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वहीं पर ये जो नेगेटिव व्यू है, मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 735 740 के नीचे ट्रेड करता है तब तक यहाँ पे सेलिंग सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है।
चलिए सर, एक और काउंटर है यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम का, और यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत अच्छी जो है बढ़त देखने को मिली, करीब 98% का प्रॉफिट जंप। और पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस साल इसी क्वार्टर में जो है क्वार्टर टू में 31 करोड़ का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम बहुत ज्यादा सर रिटेलर्स के ट्रैक पर भी रहता है। और इसको लेकर के क्या अभी यहाँ से व्यू बन रहा है आपका? देखिए, एक आज ट्रेंड तो कुछ लाइन उल्टा ही हो अभी। रहा था, जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहां पे गिरावट देख रहे हैं हम। मतलब अपोलो माइक्रो सिस्टम में 98% प्रॉफिट और 2.5% आज शेयर नीचे है, और जहां पे लॉसेस है वहां पर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा देखिए, अब ये अपोलो माइक्रो सिस्टम तो काफी दिनों से ही एक डाउनवर्ड मूव में ही ट्रेड कर रहा है। है। इसे हम मिड टर्म का करेक्शन कह सकते हैं। जब से अपना हाई बनाया था थ्री 6 महीने फिफ्टी में तो 128% का रिटर्न है इस पे। जी हाँ, लेकिन मैं हाँ। मीडियम टर्म टर्म के करेक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल राइट। इसने जो अपना हाई बनाया था, हम्म। वो अराउंड बनाया था सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ के बाद से यहाँ पर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम, आप अपने इस लाइन हम्म। चार्ट में भी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल। वहां से फिर इसने अपना जो मीडियम टर्म करेक्शन है, उसके हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हम्म। और अभी भी अगर हम आज का भी फॉर्मेशन देखें तो बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी सपोर्ट 268 का है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो वीकनेस है जब तक एक्सटेंड हो सकती है, जब तक ये स्टॉक 305 के नीचे सस्टेन करता है। सो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इसका भी थोड़ा डाउनवर्ड नजर आ रहा है। तो हमें वीकनेस फर्दर देखने को मिल सकती है यहाँ पर भी। हम्म। ठीक है। अगला जो काउंटर है वो है सर फोर्स मोटर्स का, और इनकी तरफ से जो खबर है वो ये है कि इनकी जो अक्टूबर महीने में इनका सेल्स का डेटा सामने है, और करीब 2835 यूनिट्स इन्होंने बेची हैं। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो करीब 32% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इन्होंने करीब सॉरी अक्टूबर में 2146 जो है यूनिट्स बेचे थे। फोर्स मोटर्स भी देख लेते हैं एक बार सर, फोर्स मोटर्स में क्या करना चाहिए? देखिए, फोर्स मोटर में ऑलरेडी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। प्राइजेस अभी भी उस जो ब्रेकआउट आया था उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। सो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड रख सकते हैं। जो सपोर्ट एक सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 का। so मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस के ऊपर रहते हैं तब तक यहाँ पर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ से स्टॉक 20,000 लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जिसको होल्ड करना चाहिए। और हम्म। यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। आरबीएल बैंक को लेकर के भी एक खबर है सर। वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना जो स्टेक है वो वहां से बेच दिया है आरबीएल बैंक में। और अभी कुछ टाइम पहले एफडीआई लिमिट जो बढ़ाने की बात हुई, और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से 74% की जो लिमिट है, उसमें अभी आरबीएल बैंक में हमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की जो एंट्री होती हुई दिखी आरबीएल बैंक के अंदर। उन्होंने कुछ 3-4% का स्टेक बाई किया। आरबीएल बैंक को लेकर के क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे आपका? देखिए, इंट्राडे के लिए ये स्टॉक शॉर्ट के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। काफी दिनों से ये स्टॉक 335 333 के रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले हम्म। 4 दिनों का सेशन देखेंगे तो ये अपने जो पिछले प्रीवियस स्विंग आए हैं जो कि 333 के आसपास है, उनके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। तो एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 315 310 तक। सो हम्म। हाँ, अगर ये स्टॉक 333 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वहां से फिर से ये अपसाइड के मोमेंटम को कैच कर सकता है। और हम्म। वहां से फिर हमें 350 तक के भी लेवल्स आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। हम्म। बट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि एक बार रिस्क लेना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नजर आ रहा है शॉर्ट करने के लिए। स्टॉक 333 के स्टॉप लॉस के साथ सेल अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि, और अगर आने वाले समय में 324 के लेवल्स टूटते हैं फ्यूचर में, तो फिर फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है 315 310 तक। हम्म। चलिए सर, अगला जो काउंटर है वो गार्डन रीच का है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और यहाँ पे भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए। प्रॉफिट में 57% का जंप, 153 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 97 का था। और रेवेन्यू में भी 45% का जंप देखने को मिला, और 1677 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट रहा, सॉरी रेवेन्यू रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1152 करोड़ का जो है इनका रेवेन्यू रहा था। गार्डन रीच को लेकर के यहाँ से किस तरीके से सब प्ले करना है? फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा इंतजार करें?
तो यहाँ पर भी इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ, हम्म। अपसाइड का रेजिस्टेंस 2800 है। वहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 2480 के पास। तो अगर 2800 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां से मोमेंटम कैच कर सकता है, और हम्म। फिर ये 3100 के लेवल तक निकलेगा ये स्टॉक। और अगर 2480 के लेवल टूटते हैं तो वहां से फिर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल मोमेंटम ट्रेडर को वेट करना चाहिए, और जिनके पास पहले से उनको 2480 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए।